नमस्ते दोस्तों। खून बहुत बह गया है डॉक्टर, और देर हुई तो ये बच नहीं पाएंगे, मृणाली ने रुआसे स्वर में गिड़गिड़ाते हुए कहा। आई एम सॉरी, एक्सीडेंट केस है, पुलिस के आने तक मैं ये केस नहीं ले सकता। ये कहकर डॉक्टर तीव्रता से अपने कक्ष में चला गया। उस बड़े से सरकारी अस्पताल के असीमित गलियारे में खड़ी मृणालिनी अपने आप को बेहद असहाय महसूस कर रही थी। मैडम, आवाज़ सुनकर वह चौंक गई। आप डॉक्टर सक्सेना से बात करके देखिए, बहुत भले आदमी हैं, शायद आपकी कुछ मदद कर सकें। फिलहाल वे खाना खाने घर पे गए हुए हैं। यह रहा उनका फ़ोन नंबर। अस्पताल की वह आया, मृणालिनी के हाथ में एक पर्ची थमा के चली गई। इब्ते को मानो तिनके को सहारा मिल गया हो। हेलो डॉक्टर सक्सेना, देखिए एक बुजुर्ग हमारी कार से टकराकर घायल हो गए हैं। वो बहुत तकलीफ में हैं, उनका खून भी काफ़ी बह गया है। कृपया आप जल्दी अस्पताल आ जाएं। निवेदन करते समय मृणालिनी को अंदेशा था कि डॉक्टर सक्सेना भी अपने अन्य सहकर्मियों की भांति एक दुर्घटना के केस को हाथ नहीं लगाएंगे। पर उनका जवाब सुनकर उसे सुखद आश्चर्य हुआ। आप घबराएं नहीं, मैं चंद पलों में वहां पहुंच रहा हूं। वे चंद पल मृणालिनी को युगों के समान प्रतीत हुए। सामने से एक डॉक्टर को तेज कदमों से अपनी ओर आता देख वह उसी तरफ दौड़ी, पर आमना सामना होते ही वह सकपका गई। यह तो अभिजीत है। अभिजीत ने भी मृणालिनी को पहचान लिया। आप यहाँ? अभिजीत ने प्रश्न किया। जी, मृणालिनी ने झुकी नज़रों से जवाब दिया। जो बुजुर्ग हमारी ही कार से टकरा कर। ओह, कहाँ है वो? एक्सीडेंट कितनी देर पहले हुआ? जी, तकरीबन 1 घंटा पहले। कार आप चला रही थी? मरीज का परीक्षण करते हुए अभिजीत ने पूछा। जी नहीं, कोई और। कोई और? मृणालिनी के आसपास किसी को न पाकर अभिजीत ने उसे प्रश्न भरी नज़रों से देखा, पर कहा कुछ भी नहीं। मृणालिनी का दिल कर रहा था कि धरती फटे और वह उसमें समा जाए। आलोक पर उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। हवाई जहाज़ की तरह कार चलाता है, और आज तो पी भी रखी थी। न लाल बत्ती देखी, न सड़क पार करते उस बूढ़े को। उसके तो होश उड़ गए थे। मगर आलोक गुस्से से बिफर रहा था। डैम दिस ओल्ड मैन, जब चला नहीं जाता तो घर से निकलते ही क्यों हैं? उसके लाख कहने पर भी आलोक उस घायल बुजुर्ग को अस्पताल ले जाने को तैयार नहीं हुआ। डोंट बी एन इडियट, ऐसा तो रोज सड़कों पे होता है। वहीं रुके तो फंस जाएंगे, चलो यहाँ से। मृणालिनी ने दृढ़ता से मना किया तो झुंझलाकर वह उसे वहीं छोड़ गया, सड़क के बीचों बीच। उसका ऐसा रूप देखकर वह हतप्रभ रह गई। चोट काफ़ी लगी है, यह आपने बहुत अच्छा किया जो आप बिना डरे इन्हें यहाँ ले आईं। फिर अभिजीत उस बुजुर्ग को मरहम पट्टी के लिए स्ट्रेचर पर अंदर ले गए। बाहर स्याह सर्द कोहरा छा रहा था। थकान से बेहाल मृणालिनी गलियारे में पड़ी बेंच पर बैठकर अतीत की यादों में खो गई। प्रोफेसर माथुर के घर में बहुत गहमा गहमी थी। उनकी बड़ी बेटी मृणालिनी को देखने लड़के वाले आए हुए थे। लड़का डॉक्टर था और उसका परिवार उन्हीं की भांति मध्यम वर्गीय था। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि मृणालिनी सबको पसंद आ जाएगी, और भला कौन पसंद न करता उसे। चमकदार निखरा रंग, पूर्णतः प्राकृतिक ताजगी लिए हुए। घर के काम काज व पढ़ाई लिखाई में भी निपुण थी वो। चाय की ट्रे हाथ में लिए जब वह बैठक में प्रविष्ट हुई तो सब उसे देखते ही रह गए। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में उसकी दूधिया रंगत और निखर आई थी। सुंदर चेहरा, घने केश, उसे देख ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रयोग धर्मी ईश्वर ने उसे गढ़ तराश कर सुंदरता पर एक प्रयोग किया हो। मृणालिनी को सबकी सकारात्मक दृष्टि का आभास हो गया था, पर चाय थमाते हुए जब उसने लड़के को देखा तो उसे एक धक्का सा लगा। सांवली रंगत, चौड़ा प्रशस्त ललाट, चौड़ी नाक व साधारण कद काठी का वह लड़का उसके सपनों का राजकुमार नहीं था। उसके सपनों का राजकुमार, जिसकी उसने अपनी कल्पना से एक छवि भी बना डाली थी। लंबा कद, गठीला बदन, तीखे नैन नक्श, आकर्षक व्यक्तित्व के राजकुमार का ख्वाब देखा था उसने। वह बुझे मन से नाश्ता परोसने लगी। बड़ों के आग्रह पर वह दोनों बाहर बगीचे में घूमने गए। अभिजीत के कहे शब्द उसे अब तक याद हैं। देखिए, आप कोई निर्णय लें उससे पहले मैं आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ। मैं एक सरकारी डॉक्टर हूँ, आय सीमित है, बहुत ऐश्वर्यपूर्ण जीवन का वादा तो नहीं कर सकता,
पर आपको सब सुख देने का प्रयत्न ज़रूर करूँगा। आपकी भावनाओं का सम्मान करूँगा। मृणालिनी बात आगे बढ़ाने की इच्छुक नहीं थी, सो चुप्पी साधे रही। पिताजी को पता चला तो उन्होंने उसे शांत स्वर में समझाने का प्रयास किया। लड़का मेहनती है, स्पष्टवादी व सरल है, बेहद सभ्य लोग हैं। बहुत देखभाल कर ही बुलाया था उन्हें यहाँ। क्या कमी है लड़के में? कुछ खास भी तो नहीं है। मृणालिनी का जवाब सुन माँ गुस्से से बिफर पड़ी, पर वह टस से मस न हुई। कैसे त्याग देती वह अपने सपनों को। बात एक दो दिन की नहीं बल्कि जीवन भर की थी। गुजर बसर उसे करनी है, इस निर्णय में उसकी रजामंदी बहुत ज़रूरी है। रहने दो, यह कहकर पिताजी ने माँ को शांत करा दिया। जीवन पुनः सामान्य गति से चलने लगा। एक दिन मृणालिनी की मुलाकात आलोक से हुई। आलोक को देखकर उसे लगा मानो उसका सपना साकार हो गया हो। राजकुमारों सी शक्ल सूरत और वैसा ही रहन सहन पहली मुलाकात ही मृणालिनी को प्रभावित कर गई। गजब का आकर्षण था आलोक में। आलोक को भी अपनी ओर प्रशंसा भरी नज़रों से देखते हुए वह सकुचा गई। कितनी अच्छी लगेगी उसकी और आलोक की जोड़ी, उसका मन सपने बुनने लगा। और आज आलोक के आग्रह पर वह उसे मिलने गई। वह उसे शहर के नामी डिस्कोथेक ले गया। वहाँ की साज सज्जा और चमक दमक देख मृणालिनी की आंखें चौंधिया गईं। उसे यूं विस्मित देख आलोक को बेहद खुशी हो रही थी। सबको धन दौलत की चमक दमक से अचंभित कर देना उसे बहुत भाता था। जोरों से बजता पाश संगीत, रंगीन रोशनियों में नहाए थिरकते बदन, शराब की गंध, मृणालिनी का दम घुटने लगा। पर उसकी मनोस्थिति से अनभिज्ञ आलोक बहुत जोश में था। वह शायद ऐसे माहौल का आदी था। शराब के नशे में आलोक के कदम डगमगाने लगे। आज उसकी आंखों में मृणालिनी को प्यार नहीं, वहशीपन नजर आया। वह सहम गई। उसके अंदर कुछ टूट सा गया, मानो उसके इंद्रधनुषी सपनों पर काली स्याही के छींटे पड़ गए हों। वापसी में आलोक कार बहुत तेजी से चला रहा था। उसने धीरे चलाने का अनुरोध किया तो वह ढिठाई से हंसते हुए बोला, ओपल एस्ट्रा है, कोई बैलगाड़ी नहीं। वैसे भी धीरे चलना, पीछे रह जाना मेरी फितरत में नहीं है। थोड़े दिनों में तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी। फिर यकायक वह बूढ़ा सामने आ गया। वो अब बात करने की स्थिति में है। डॉक्टर अभिजीत की आवाज़ उसे वर्तमान में खींच लाई। मैंने उसके घर वालों को भी खबर कर दी है, आप परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूँगा। रात काफ़ी हो चुकी है, चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। सारी रात मृणालिनी सो न सकी। रह रहकर अभिजीत का चेहरा आंखों के आगे घूमता रहा। तन्मयता से मरीजों को देखते हुए, उन्हें शांत स्वर में इलाज के बारे में बताते हुए, सच कितनी विनम्रता और धैर्य झलकता था उनके मुख पर। कितनी परिपक्व सोच थी उनकी, कितनी गहराई थी उनके चरित्र में और कितना अपनापन था। अभिजीत के व्यवहार में आलोक के स्वार्थपूर्ण व्यवहार ने आज उसकी आंखें खोल दी थी। आज उसे एहसास हो रहा था कि इंसान का व्यवहार ही उसकी सुंदरता का सही मापदंड है। सुखी व शांतिपूर्ण दाम्पत्य जीवन के लिए जोड़ी का बहुत अच्छा दिखना ही काफ़ी नहीं होता। आपसी सामंजस्य व विचारों का मेल सर्वाधिक आवश्यक होता है। काश कि उसने अभिजीत के शादी के प्रस्ताव को ठुकराने की मूर्खता न की होती, पर अब क्या हो सकता था। हालांकि अभिजीत ने बीती बातों पर कोई मलाल जाहिर नहीं किया था, पर अब वे उसे जीवन साथी के रूप में स्वीकार करेंगे, ऐसी आशा करना भी व्यर्थ था। खैर, जो भी हो, अब उसने फैसला कर लिया था कि वह आलोक से शादी हरगिज नहीं करेगी। अगली सुबह मृणालिनी ने अस्पताल जाकर उस बुजुर्ग के परिवार से भी माफ़ी मांगी। उनके इलाज का खर्च देकर वह निकल ही रही थी कि अभिजीत से सामना हो गया। आप इतनी सुबह यहाँ? जी, मैं उन बुजुर्ग से मिलने आई थी। बहुत अच्छा किया आपने, अभिजीत ने उसे प्रशंसा भरी नज़रों से देखते हुए कहा। बहुत कम लोग अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। गलती तो मैंने कुछ समय पहले एक और की थी, पर उसके लिए मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है, मृणालिनी ने धीमे स्वर में कहा। गलती कैसी? अभिजीत ने मुस्कुराते हुए कहा। हर इंसान को इतनी स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए कि वह अपनी ज़िंदगी के कुछ अहम फैसले खुद कर सके। शायद मैं नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, मृणालिनी ने बात काटते हुए कहा। मैं ही आपको पहचान नहीं पाई। कुछ क्षण यूं ही बिना कुछ कहे बीत गए। फिर अभिजीत ने उसे निहारते हुए प्रश्न किया, और अब?
मृणालिनी के चेहरे की सुर्ख रंगत से उसे जवाब मिल गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा।